नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। और आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन की। रक्त यानी खून हमारे शरीर के सबसे जरूरी अवयवों में से एक है और कई बार तो व्यक्ति के आचार विचार और उसके व्यक्तित्व की पहचान तक उसके खून से जोड़ी जाती है। एक कवि हैं आलोक कुमार, उन्होंने क्या खूब लिखा है कि अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। तो कवि का आशय इससे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि आज किसी की जिंदगी बचाने के लिए एक दूसरे के रक्त यानी खून की जरूरत पड़ सकती है और इसी से रक्तदान का महत्व भी समझा जा सकता है। लेकिन रक्तदान को लेकर तमाम भ्रांतियां लोगों के मन में रहती है। कई बार जानकारी के अभाव में लोग रक्तदान से कतराते हैं। तो ये रक्तदान क्यों जरूरी है, रक्तदान के क्या फायदे हैं, इसका क्या महत्व है, कौन कर सकता है रक्तदान और किसको इसके लिए मनाही है, ये सब जानना जरूरी है। और रक्तदान के दौरान क्या कोई सावधानियां भी बरती जानी चाहिए, इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। तो सबसे पहले आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राहुल चौरसिया, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर ऋचा गुप्ता, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, जीटीबी हॉस्पिटल से, वो भी जुड़ी है हमारे साथ पे। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अमित गुप्ता, सीनियर फिजिशियन है न्यू दिल्ली में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका। और अब शुरुआत करते हैं और अब ये समझने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर गुप्ता अगर आपसे शुरुआत करें और समझने की कोशिश करें कि दरअसल खून का महत्व क्या है शरीर में, कैसे इसको समझना चाहिए, क्या कुछ इसका काम होता है, कैसे कैसे इसके महत्व को समझें। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, रक्त एक शरीर का ऐसा हिस्सा है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रक्त के माध्यम से ही जो हम खाना खाते हैं वो शरीर के बाकी अंगों में पहुंचता है। शरीर को एनर्जी देने के लिए रक्त के मीडियम से ही ये सब अवयव जाते हैं। साथ ही जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन है, वो भी फेफड़ों से रक्त के माध्यम से ही शरीर के अंगों में जाती है और इसलिए रक्त बहुत ज़रूरी है। कुछ बीमारियों में, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजरी हो गई, उसमें ब्लीडिंग हो गई, या कुछ और बीमारी जैसे किसी को एनीमिया हुआ, या कुछ और बीमारी है, कैंसर है, थैलेसीमिया, उसमें रक्त की कमी हो जाती है, जिससे अगर शरीर को ऑक्सीजन और फूड न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं मिलेंगे तो उन्हें उनके शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। रक्त इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, कोई आर्टिफिशियल रक्त अभी तक नहीं बना है और एक इंसान ही दूसरे इंसान को रक्त दे सकता है। जानवरों का रक्त भी हम इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इसलिए जितनी हमें रक्त की आवश्यकता है, उस रोगी को या उस व्यक्ति को जैसे रक्त की ज़रूरत है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति, किसी इंसान का ही रक्त चाहिए। इसलिए रक्त बहुत ही ज़रूरी शरीर का हिस्सा है। जी, निश्चित तौर पर रक्त बेहद ज़रूरी हिस्सा है शरीर का। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम से आप भी सीधे जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइंस ऑलरेडी खुल चुकी हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 1800111234। और इसके अलावा आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आपके मन में कोई शंका हो, कोई संशय हो, तो उसके विषय में आप विशेषज्ञों से, हमारे डॉक्टर से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राहुल, अगर जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो कब रक्तदान की ज़रूरत पड़ती है, कैसे इसके महत्व को समझना चाहिए? ब्लड की ज़रूरत एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट्स में सर्जरी के लिए या कैंसर के लिए या ट्रॉमा के केसेस में ज़रूरत पड़ती है। हमारे देश में एक्चुअली as per estimates like 1.5 अराउंड 15 मिलियन के आसपास ब्लड यूनिट्स की ज़रूरत होती है, बट हमारे यहाँ पे करीब 12 मिलियन यूनिट्स या 13 मिलियन यूनिट्स के आसपास ही कलेक्ट होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ब्लड कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम मरीज़ों को एक्चुअली दे सकें। तो उसकी वजह से
हमारे जो ब्लड बैंक में ब्लड ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, वही ब्लड एक्चुअली हम पेशेंट को दे पाते हैं। जो साथ में रिलेटिव्स आते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, वो तो कलेक्ट होता है, फिर टेस्टिंग होती है और फिर उसके बाद वो इशू होने के लिए रेडी होता है। तो हमें ऑन शेल्फ ब्लड चाहिए होता है ताकि हम ज़रूरतमंद मरीजों को दे सकें। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो ये भी समझने की ज़रूरत है डॉक्टर ऋचा, अगर आपसे जानने की कोशिश करें कि जब हम इंडिया में, अपने देश में इसके आंकड़ों की बात करें तो किस तरह से रक्तदान के आंकड़े हैं, क्योंकि जब इसको थोड़ा और विस्तार देते हैं तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन या रिप्लेसमेंट का ब्लड डोनेशन, दरअसल कितने तरह का ब्लड डोनेशन होता है, किस तरह से इसको समझना चाहिए, कितनी ज़रूरत है, क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं इसके लिए गवर्नमेंट के लेवल पे, एनजीओज़ के लेवल पे, कैसे ये सारा काम होता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा। मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे कि डॉक्टर राहुल ने बताया आंकड़ों के बारे में, तो लगभग 15 मिलियन यूनिट हमारी हर साल की ज़रूरत है इन इंडिया, लेकिन हम जो कलेक्ट कर पा रहे हैं वो करीब 12-13 मिलियन ही कर पा रहे हैं। तो 2 मिलियन, करीब 20 लाख यूनिट हम ब्लड कलेक्ट नहीं कर पा रहे, और करीब 12,000 से 13,000 लोग सिर्फ ब्लड ना मिलने से उनकी मृत्यु हो जाती है जी। तो ये तो आंकड़ों की बात हुई। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि किस किस तरीके के डोनर्स होते हैं, तो हमारे पास जो सबसे हेल्दी, जो सबसे बढ़िया डोनर्स होते हैं वो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स होते हैं, जो स्वैच्छिक अपनी इच्छा से रक्तदान करते हैं बिना किसी रिलेटिव के लिए, या वो अपने आप ही मोटिवेटेड होते हैं कि उन्हें रक्तदान करना है, और वो इस बात की परवाह नहीं करते कि ये ब्लड किसको चढ़ाया जाएगा। वो एक प्योरली एल्ट्रुइस्टिक, एक प्योर समाज सेवा का उनका मोटिव रहता है। और लेकिन अगर हम आंकड़ों की फिर से बात करें तो दुख की बात यह है कि आज भी हमारे देश में सिर्फ 1% टोटल, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 1% लोग ब्लड डोनेट करते हैं जी। और उनमें से भी ज्यादा अभी भी रिप्लेसमेंट डोनर्स हैं, जो कि अपने मरीज के लिए या अपने किसी दोस्त के लिए किसी जरूरत के वक्त डोनेट करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है जी। तो अब जो हमारी सरकार का वो है, कोशिश है कि हम वॉलंटरी डोनर्स को बढ़ाएं, रिप्लेसमेंट डोनर्स को धीरे धीरे कम करें, जिसको भी जब भी खून की जरूरत हो तो उसे ये सोचना ना पड़े, ये पूछना ना पड़े कि मुझे ब्लड कहाँ से मिलेगा। तो ये हमारा एक वो है, और इसीलिए सरकार ने, अब आप जान भी रहे होंगे कि सेवा पखवाड़ा नाम की भी एक चीज चलाई है। 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से लेके और 2 अक्टूबर को हमारे बापू महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक लेके 17 सितंबर से 2 अक्टूबर हम सेवा पखवाड़ा चलाते हैं, जिसमें मैक्सिमम एनजीओज हमारी मदद करती हैं ज्यादा से ज्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए। जी जी तो, जी जी, निश्चित तौर पर। डॉक्टर अमित, अगर आपसे समझना चाहे इसकी प्रक्रिया को लेकर के कि किस तरह से ब्लड चढ़ाया जाता है, कैसे समझना चाहिए इसको, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, कैसे समझें? जी, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि एक इंसान का रक्त दूसरे इंसान को चढ़ाया जाए, उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि वो रक्त सुरक्षित है। ऐसा नहीं हो कि जो रक्त दान करने वाला है उसको, या जो वो रक्त को रिसीव कर रहा है उसको किसी तरह का कोई स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर पड़े। इसलिए जब भी कभी ब्लड डोनेशन किया जाता है तो उस ब्लड को कई टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है, जिसमें कि खास तौर से हम ये देखते हैं इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई संक्रामक रोग तो नहीं है जी। कुछ रोग ऐसे हैं जिनके लिए मैंडेटरी है कि हम वो टेस्ट करें, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B और C है, मलेरिया है, सिफिलिस है। तो इन इन्फेक्शंस से स्क्रीन होकर ही ब्लड एक पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है, जिसमें कि 1 से 2 दिन का समय भी लग जाता है जी। जब किसी पेशेंट को ये ब्लड चढ़ाया जाता है तो वो कभी कभी ब्लड चढ़ाने में कोई रिएक्शन ना हो जाए, इसलिए ब्लड को धीरे चढ़ाया जाता है। एक प्रोवाइडर डॉक्टर के सुपरविजन में ही ब्लड को चढ़ाया जाता है, और इसमें 3 से 4 घंटे का समय लगता है। जो इंसान ब्लड डोनेट कर रहा है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए जी। उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो लोग 18 साल से नीचे हैं या 65 साल से ऊपर हैं, उनको भारत सरकार की अभी की पॉलिसी के हिसाब से ब्लड देने के लिए नहीं बोला जाता है। सिर्फ 18 से 65 साल की उम्र के लोग ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर किसी ने पिछले 2 हफ्ते के दौरान उसे कोई
एक्यूट इन्फेक्शन है, मान लीजिए किसी को फ्लू हुआ, कोई और बीमारी हुई, तो वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। किसी को कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, HIV है, हेपेटाइटिस B या C है, तो इसलिए जो डोनर है उसको भी ब्लड डोनेशन से पहले स्क्रीनिंग के समय ब्लड डोनेशन स्टाफ को बताना चाहिए कि वो कोई दवाई तो नहीं खा रहा है, कुछ खून को पतला करने की दवाइयां हैं, कोई कैंसर के मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, ऐसे कुछ मेडिसिन तो नहीं ले रहा है, एंटीबायोटिक तो नहीं ले रहा है। तो इस तरह से जो लोग ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ उन्हीं से ही ब्लड लिया जाता है। उस ब्लड को ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है, उस ब्लड में कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं और इन सब के बाद ही वो ब्लड जो पेशेंट को देने के लिए सुरक्षित है, सेफ है, उसे ही रोगियों को चढ़ाया जाता है। जी 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 जी। तो ब्लड बैंक की भी बात करेंगे, किस तरह से सेफ उसको रखा जाता है, इसकी तो बात करेंगे ही डॉक्टर राहुल। लेकिन एक स्टेप अगर इसमें फर्दर दर्शकों के लिहाज से इसको समझने की कोशिश करें कि जहां हम रक्तदान के लिए जाते हैं या जिस हॉस्पिटल में जाते हैं वो सेफ है या नहीं, इसको कैसे सुनिश्चित करें, ये कैसे जान सकें कि वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ये ठीक होगा या नहीं। ब्लड डोनेशन के लिए जब ब्लड डोनर अगर जा रहा है तो वो जनरली किसी ब्लड सेंटर पे जाता है जो कि हमारे कंट्री में इस पर मतलब लाइसेंसिंग होती है उसकी, रेगुलेटेड होता है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और ये डायरेक्टली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो कोई भी ब्लड सेंटर लाइसेंस्ड होगा वही ब्लड कलेक्ट कर सकता है और ब्लड टेस्ट कर सकता है और डिस्पेंस कर सकता है मरीजों के लिए। कोई भी इस तरीके से बिना लाइसेंसिंग के ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकता है और नहीं ही उसको इशू कर सकता है। इनफैक्ट रूरल एरियाज में जहाँ पे ब्लड बैंक नहीं होता, ब्लड स्टोरेज सेंटर का कॉन्सेप्ट होता है, जो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्ट करते हैं वो भी किसी न किसी ब्लड सेंटर से या ब्लड बैंक से जुड़ा होता है और उसकी भी लाइसेंसिंग रेगुलरली होती रहती है। जी 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 जी। तो डॉक्टर ऋचा, अगर जब हम इस पूरी प्रक्रिया की बात करते हैं तो क्या कोई खतरा भी हो सकता है इस ब्लड डोनेशन के दौरान? क्या सावधानियां किसी व्यक्ति को बरतनी चाहिए? डॉक्टर्स के एंड पे भी कोई सावधानियां बरती जाती हैं? किस तरह से इसको समझना चाहिए? जहाँ तक डोनर का सवाल है, ये काफी भ्रांतियां फैली हैं, लेकिन डोनेशन एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है अगर आप हेल्थी हैं। तो डोनर को वैसे भी हम बहुत सारी चीजों के लिए स्क्रीन करते हैं। जब डोनर आता है तो हमारा एक क्वालिफाइड डॉक्टर एक लंबा चौड़ा क्वेश्चनेयर है जिसमें स्क्रीन करा जाता है कि ये डोनर फिट है या नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो वहीं पर हो जाती है। और बाकी जो डोनर्स हैं उनके लेवल पे ये है कि आप कम से कम 2-3 दिन पहले कोई अल्कोहल इंटेक नहीं होना चाहिए। आपको बहुत सारे पानी की कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आपको ले लेने चाहिए अगर आप नेक्स्ट डे ब्लड डोनेट करने की सोच रहे हैं। एक्सरसाइज डोनेशन से पहले करना कंप्लीटली सेफ है, लेकिन उसके बाद आपने जब डोनेट कर लिया तो एक दिन का हम कहते हैं कि करीब एक दिन आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज ना करें, थोड़ा रेस्ट करें और अगेन प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें। जनरली ब्लड डोनेशन के दौरान कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर है। कुछ मरीजों को ब्लड की वजह से नहीं, पानी सडनली बॉडी में से पानी कम हो जाने की वजह से चक्कर आ सकते हैं या थोड़ा आंखों के आगे धुंधलापन हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए लास्ट करता है और ज्यादातर सिचुएशंस में हम उसको वही ब्लड सेंटर में करीब आधे 1 घंटे में कंट्रोल कर लेते हैं। मरीज बिल्कुल मतलब डोनर्स बिल्कुल फिट होके जाते हैं। तो ये सिर्फ भ्रांतियां हैं ब्लड डोनेशन को लेके। ब्लड डोनेशन एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है अगर आप हेल्दी हैं और आपका जैसे ही आप ब्लड सेंटर आएंगे ऑलरेडी आपकी पूरी स्क्रीनिंग होगी। अगर हमें लगेगा कि उनका हीमोग्लोबिन लो है, बहुत ही कॉमन एक रीजन स्पेशली फीमेल्स में इंडियन अनीमिया है जिसकी वजह से वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाती है, तो हम हर डोनर का हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और जब हम जानते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन अबव 12.5 से ऊपर है तभी हम उसको ब्लड डोनेशन अलाउ करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी जनरल पॉपुलेशन को कि उसमें कोई खतरे की, कोई चिंता की बात नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर ऋचा, जिस तरह से आपने लोगों को जागरूक किया है, लोगों को बताया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहूँगा कि थोड़ी जो भ्रांतियां हैं उसके विषय में भी स्पष्ट करें, लोगों को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि जो ये भ्रांतियां हैं उनको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भ्रम की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर जब हम खून देते हैं तो हमारे शरीर में खून कम हो जाता है, कमज़ोरी आ जाती है। इस तरह के तमाम जो मिथक हैं उनके विषय में आप बताएं। तो जहां तक कमजोरी का सवाल है निखिल जी, कमजोरी सिर्फ
जब आपने खून दिया तो उसके कुछ घंटों तक लास्ट करती है, और वो कमजोरी खून देने की वजह से नहीं है, वो थोड़ा सा आपकी बॉडी में से पानी कम होने से या फ्लूइड कम होने से है। तो वो कमजोरी तो आपकी तभी विद इन 1 आवर, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप एक दिन रेस्ट करेंगे, ठीक से फ्लूइड्स लेंगे, तो कमजोरी तो तभी खत्म हो जाती है। जहां तक खून का सवाल है, तो खून हमारी बॉडी में, अगर आप हेल्दी हैं तो रेगुलरली खून की कोशिकाएं हमारी बॉडी में बन रही हैं। तो एक नॉर्मल डोनर एवरी 3 मंथ्स, एक मेल डोनर और एक फीमेल डोनर एवरी 4 मंथ्स डोनेट कर सकते हैं, और उनके अंदर कोई भी कमी नहीं आएगी, उससे उनका खून बनता जाएगा। इनफैक्ट वो एक हेल्दी प्रोसेस है, क्योंकि आपकी कोशिकाएं अच्छे से काम करेंगी। और ये देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली खून डोनेट करते हैं, एक तो वो अवेयरनेस बहुत हो जाती है उन्हें हेल्थ को लेके, और दूसरा फिर अगर उन्हें अवेयर होते हैं तो वो और लोगों को भी बताते हैं। बिल्कुल, तो अवेयरनेस बढ़ती है आपकी। और साथ में ये भी देखा गया है कि हार्ट डिजीजेस का रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते हैं। जी, निश्चित तौर पर तो ये जानना भी बेहद ज़रूरी है दरअसल, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि इससे, इस पूरी प्रक्रिया से हमारा क्या फ़ायदा। डॉक्टर अमित, क्यों करना चाहिए रक्तदान? एक व्यक्ति जो रक्तदान करता है उसको क्या फ़ायदा हो सकता है? निखिल जी, जैसा कि रक्तदान करने से पेशेंट को तो फायदा है ही है, लेकिन जो एक डोनर है उसको भी रक्तदान करने के बहुत से फायदे हैं। जैसे डॉक्टर ऋचा ने बताया कि जो भी इंसान अपना रक्त डोनेट करता है उससे पहले एक स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर देखता है कि डोनर को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एक रीएश्योरेंस मिलता है डोनर को कि हाँ, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। उसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं तो उससे मालूम चलता है कि अच्छा, इन टेस्ट के हिसाब से मेरा स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा ये कि मान लीजिए कि अगर उन टेस्ट में या डॉक्टर के एग्जामिनेशन से ये पता चलता है कि डोनर को मान लीजिए कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, जिसका कि मान लीजिए कोई लक्षण भी नहीं है, हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो या उसको एनीमिया हो, तो ये जो अननोटिस विदाउट एनी सिम्टम जो दिक्कतें हैं उनका भी पता चलता है, ताकि टाइमली हम उन कंडीशन को भी मैनेज कर सकते हैं। जी, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जैसा हमारे ब्लड में आयरन कई बार ज़्यादा भी होता है, तो जब हम रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो आयरन की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, जिससे भी शरीर को फायदा होता है। जैसे डॉक्टर ऋचा ने बताया कि जब हम बार बार ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा ब्लड अंदर से और नया बनता है, तो ताज़ा ब्लड, फ्रेश रक्त कोशिकाएं जो बनती हैं, आरबीसीज, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि जो रिस्क है आने वाले समय में किसी को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी या हार्ट डिजीज की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी, तो उनका रिस्क भी कम हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि ब्लड डोनर्स को आने वाले समय में कैंसर होने का रिस्क भी कम हो जाता है। और बाकी निखिल जी, ब्लड डोनेट करने से जो एक सेंस ऑफ वेलबींग और एक सुकून, एक इंसान को खुशी महसूस होती है कि यस, मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ, वो वेलबींग का तो कोई जी बिल्कुल। और इससे जुड़ी हुई लोग कहते हैं, और बिल्कुल समझा भी जा सकता है कि सकारात्मकता का एक भाव आता है, संतुष्टि का भाव आता है समाज के लिए, देश के लिए। अगर आप कुछ करते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। फिलहाल हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं जो कि पटना से हमको कॉल कर रहे हैं, अनिल जी। अनिल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। था कि क्या डायबिटिक पेशेंट वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं? अच्छा, डॉक्टर राहुल। डायबिटिक पेशेंट्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसमें कुछ सावधानियां देखनी होती हैं। जैसे अगर कोई डायबिटीज़ है और वो सिर्फ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहा है या इंसुलिन नहीं ले रहा है, अगर इंसुलिन ले रहा है तो यूजुअली हम लोग ब्लड डोनेशन के लिए मना करते हैं। बट अगर अदर देन दैट ओरल मुंह से दवाई ले रहा है और एक्सरसाइज से मेंटेन्ड है, लास्ट 1 या 2 महीने में उसका डायबिटीज़ में कोई ब्लड शुगर में या HbA1c में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। अगर किसी को ये लगता है कि ब्लड डायबिटीज़ की वजह से हमारा ब्लड नहीं लेंगे, तो आप जब ब्लड डोनेशन सेंटर पे जा रहे हैं या डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको ये सारी जानकारी देंगे और आप फिर उसके बाद ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जी 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 जी, तो उम्मीद है कि अनिल जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर राहुल, जब कई बार ब्लड डोनेशन की बात आती है तो प्लेटलेट चढ़ाने की भी बात आती है, प्लेटलेट डोनेशन, या जब अभी कोविड काल में भी ये देखा होगा कि प्लाज्मा डोनेट करने की बात होती थी कि प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा है। किस तरह से इसको समझना चाहिए? क्या ये डिफरेंट है? क्या है ये प्रोसेस? कैसे समझें इसको? जो हमारे शरीर में ब्लड होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लाल रक्त कोशिका है, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा कंपोनेंट है, और उस प्लाज्मा में बहुत सारे और भी चीज़ें होती है, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, कोएगुलेशन फैक्टर्स हो गया। जी। तो
जब ब्लड डोनेशन, जब मरीज की ज़रूरत के हिसाब से हमारी जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जा रही है, तो हम उस हिसाब से जो ज़रूरत का कंपोनेंट है, जैसे रेड ब्लड सेल ज़रूरत है तो रेड ब्लड सेल निकाल सकते हैं, प्लेटलेट ज़रूरत है तो प्लेटलेट कलेक्ट कर सकते हैं, प्लाज्मा कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम कर सकते हैं जी। आमतौर पे जो होल ब्लड डोनेशन होता है, जो नॉर्मल रक्त, उसमें पूरा 450 ml या 350 ml ब्लड लिया जाता है, बट जो प्लेटलेट डोनेशन या प्लाज्मा डोनेशन होता है, इसमें सिर्फ रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स जैसे कि प्लाज्मा या प्लेटलेट या आरबीसी इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें डोनर का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है, तो ये होल ब्लड डोनेशन से ज़्यादा सेफ होता है। और इसमें डोनर की पहले से ही जांच हो जाती है। होल ब्लड डोनेशन में होता क्या है कि जो जांचें हमारी होनी है, जैसे इन्फेक्शियस मार्कर के लिए, जैसे कि डॉक्टर अमित ने बताया कि HIV, HBV, HCV, सिफिलिस और मलेरिया के लिए जांच होती है, ब्लड डोनेशन में ये बाद में होती है। बट अगर प्लेटलेट या प्लाज्मा डोनेशन में तो ये जांच पहले होती हैं, और जांच हो जाने के बाद अगर डोनर सही पाया जाता है तो उसके बाद एफेरेसिस करके एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक डोनर को मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है एक डिस्पोजेबल किट के मदद से, और फिर रिक्वायर्ड कंपोनेंट कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर वो कंपोनेंट पेशेंट के ज़रूरत के हिसाब से इशू होता है। जी 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 जी। तो यहाँ पे ये भी जानने की ज़रूरत है कि एक बल्कि इस पे सप्लीमेंट्री भी है डॉक्टर चौरसिया की, क्या कोई विशेष तैयारी करनी होती है ऐसे पेशेंट्स को जिनको प्लेटलेट या प्लाज्मा का डोनेशन जिनको देना है? दरअसल क्या उनका जो ब्लड डोनेशन होता है, क्या वो डिफरेंट तरीके से कुछ होता है, या उतना ही जैसे एक यूनिट ब्लड निकाला जाएगा उनके लिए कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो अपना ब्लड डोनेट करके जाते हैं, बाकी की प्रक्रिया जो है वो जो है इंस्टीट्यूशन देखता है? होल ब्लड डोनेशन से और डोनेशन के प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डोनर को उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं लेने, क्योंकि होल ब्लड डोनर जो होता है वो भी हेल्दी डोनर होता है, और प्लेटलेट के लिए जो डोनर होता है वो भी हेल्दी होता है। बट यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो पेशेंट की नीड के बेस्ड होता है। अगर पेशेंट को सिर्फ प्लेटलेट्स चाहिए तो डोनर से हम सिर्फ प्लेटलेट्स कलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें ये पहले से देखना होता है कि जो डोनर प्लेटलेट देने वाला है उसका डोनेशन के बाद वो हेल्दी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। जैसे प्लेटलेट के लिए अगर डोनर के प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ज़्यादा है तभी वो प्लेटलेट डोनेट कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम जब डोनर आता है ब्लड सेंटर पे या ब्लड बैंक में आता है, तो हम ये टेस्ट पहले करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि उसका प्लेटलेट काउंट ठीक है, उसके बाद ही हम डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं। अगर उसका काउंट कम आता है तो फिर हम उसे थोड़े दिनों के लिए मना कर देते हैं। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर ऋचा, जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो क्या कुछ ब्लड डोनेशन के बाद या उसके पहले की जब हम सावधानियों की बात करते हैं, क्या खाएं पिएं, किस तरह से, क्या कुछ विशेष चीज़ों का खाने पीने को लेकर के भी विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है एक डोनर नहीं निखिल जी, ऐसा कोई खास खाने पीने को ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो अल्कोहल इंटेक, हम कहते हैं कि 2-3 दिन में अल्कोहल इंटेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल से बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, तो उसकी वजह से फिर जब खूनदान करेंगे तो उसकी ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील करेंगे, चक्कर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एक यही चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है कि कम से कम एक दिन पहले आप ऐसे ही पदार्थ खाएं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। तो बस इतना ही उस दिन, और अगले दिन भी आपको पानी ज्यादा पीना है। ऐसे कोई एक्सरसाइजेस या ऐसे काम नहीं करने जिसमें आपका फ्लूइड लॉस या डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़े। बाकी ऐसे कोई खास प्रिकॉशंस खाने पीने में रखने की जरूरत नहीं है। वो सब एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो एक हेल्दी पर्सन बड़े इजीली ब्लड डोनेट करके चले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत उन्हें किसी प्रकार की आती नहीं है। जी जी जी। डॉक्टर अमित, अगर जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो बात ज़रूर जहन में आती है कि ये ब्लड स्टोर कैसे किया जाता है, ब्लड बैंक कैसे काम करता है, तो क्या इसकी प्रक्रिया भी थोड़ा सा आसान शब्दों में बताने की कोशिश करें कि कितने समय तक उस ब्लड को स्टोर किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, और क्या ये प्रक्रिया है पूरी? जी निखिल जी, तो जैसा जब ब्लड डोनेशन वॉलंटरी बेसिस पे है, यानी किसी ने स्वैच्छिक अपना रक्तदान किया है, तो ज़्यादातर ब्लड बैंक उस ब्लड को लेकर
अलग अलग घटकों में बांट लेते हैं जो उसके कंपोनेंट हैं, क्योंकि किसी इंसान को सिर्फ होल ब्लड चाहिए, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स को अलग अलग कंपोनेंट ही चाहिए। मान लीजिए किसी को थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें उन्हें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही चाहिए। उसी तरह से जैसे हीमोफीलिया एक बीमारी है, उसमें सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए। डेंगू के समय कईयों को सिर्फ प्लेटलेट्स चाहिए। तो इसलिए स्वैच्छिक रक्तदान के बाद ज्यादातर ब्लड बैंक उस ब्लड को स्क्रीन करते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर बाद में उन्हें अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो आरबीसीज हैं उसको एक नियत टेम्परेचर रेंज के अंदर रखा जाता है और प्लेटलेट जो हैं उनकी लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का टाइम स्पैन थोड़ा ज्यादा होता है, उनकी लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है। उसी के हिसाब से उन्हें अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से अलग अलग जगहों पे रखा जाता है। और जो हमारे देश की नेशनल ब्लड पॉलिसी है और उसके अंदर कई रूल्स हैं, उसके हिसाब से पेशेंट्स के स्वास्थ्य को, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये सब ड्यूरेशंस फिक्स की गई हैं कि हमें रेड ब्लड सेल्स को कितने समय तक रखना है, प्लेटलेट्स को कितने समय तक रखना है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को कितने समय तक रखना है। क्लॉटिंग फैक्टर्स में बहुत कम टेम्परेचर पर उन्हें एक पाउडर की फॉर्म में, जैसे हम क्रायो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसमें काफी लंबे समय तक भी रखा जा सकता है। मगर जो प्लेटलेट्स हैं उनको रखने का ड्यूरेशन थोड़ा कम है। इसीलिए जो ज़रूरत है कि हम ब्लड को उसके कंपोनेंट के बावजूद भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक ही बार हम एक कैंप लगाएं और खूब सारा ब्लड इकट्ठा कर लें। हमें समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप करते रहना चाहिए, हमें समय समय पर स्वैच्छिक रक्तदान करते रहना चाहिए, ताकि वो लोग जो इस रक्त की नीड में है, जिनको ये जरूरत है, उन्हें वो समय पर मुहैया हो सके। जी बिल्कुल। तो हम इस कार्यक्रम के आखिरी क्षणों में आ गए हैं। डॉक्टर ऋचा, चलते चलते आपसे संदेश लेना चाहेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कितना सभी का योगदान कितना जरूरी है आपको लगता है, जागरूकता कितनी जरूरी है इस विषय पर? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगी कि इस समय जितनी हमारे को ब्लड की जरूरत है, हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे थैलेसीमिया के, हीमोफीलिया के, इस तरह के बच्चे हैं जो कि बड़े बड़े नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पर उनकी नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि इस प्रक्रिया से डरे नहीं, आगे आए। और स्पेशली ये संदेश मैं अपने यंग बच्चों को देना चाहूंगी, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि हमें ऐसे हेल्दी यंग डोनर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप अपने सोशल फैब्रिक, अपने समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जिस देश में आप रहते हैं, उस देश में आपकी अपनी ये जिम्मेदारी बनती है कि बाकी देश के नागरिकों का इस तरीके से आप थोड़ा सा ख्याल रखें और आगे इस प्रक्रिया में अपना योगदान दें। आप भी हेल्दी रहेंगे और उसको करने के बाद आप इतने सारे पॉजिटिविटी आपके खुद के अंदर आती है कि मैंने देखा है कि वो लोग, हम कई बार एनजीओ में ऐसे डोनर्स आते हैं जिन्हें मना करते हैं कि अभी आपका टाइम नहीं हुआ, 3 महीने नहीं करते, वांट टू डोनेट ब्लड। तो वो उस तरीके की एक हेल्थ ले को अवेयरनेस और एक सोशल फैब्रिक में अपना इम्पोर्टेंट पार्ट बनना जी बिल्कुल। और तो यूथ के लिए विशेष संदेश है उनके लिए कि वो इस बात को समझे और डोनेशन के लिए आगे आए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर राहुल चौरसिया आपका, डॉक्टर ऋचा गुप्ता आपका, डॉक्टर अमित गुप्ता आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। और जैसा कि कहा गया है कि समाज के लिए भी कुछ करते रहें, दूसरों के लिए भी कुछ करते रहें। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ब्लड डोनेशन भी इससे जुड़ा हुआ एक कार्य है और आप सब ब्लड डोनेशन करते रहें। तो टोटल हेल्थ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।